हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपनों ने फर्स्ट ईयर की जो भौतिक भूगोल से संबंधित इकाइयाँ शुरू की थी जिसमें आपकी पहली यूनिट और दूसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं आपके लिए तीसरी यूनिट की पीडीएफ वीडियो या एमसीक्यू बेस्ड वीडियो लेकर के आया हूँ। ये मोस्ट एमपी है, इससे आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत वायुमंडल है, वायुदाब हो गया, वायुदाब की पेटियां हो गई, संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हर टॉपिक से बनते हैं पूरे पूरे बनाने की कोशिश किए हैं। और उसमें एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की है। आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी, यानी कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट नहीं देखी है, वो आई बटन पर ऊपर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही इसको देखना तो कुछ समझ आएगा, वरना कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है समझ नहीं आएगा। चले देखते हैं पहला आपका क्वेश्चन क्या है। थर्ड यूनिट अपन शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की पेटियां हैं, तो निम्नलिखित में से वायुमंडल की पेटी है या निम्नलिखित में से वायुमंडल की पेटी नहीं है, इस प्रकार का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर सभी पेटियां जो जो होती है वो सभी लिख दी है। पहली पेटी कौन सी है आपकी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। पहली पेटी कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, जो कि आपकी 0 डिग्री से 5 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य कौन सी पेटी पाई जाती है? भूमंडली भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इसके अलावा आपकी दूसरी पेटी आती है, जो कि उसका नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। अब ये पहली पेटी जो आपने पढ़ा है उसमें आपने एक बात नोट की होगी कि यह कैसी पेटी है? निम्न वायुदाब की पेटी। क्यों निम्न वायुदाब है? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण, वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी चमकने के कारण यहाँ पर कैसा पाया जाता है? निम्न वायुदाब पाया जाता है। जिनको इनसे संबंधित कोई ज्ञान अर्जन करना है या टॉपिक नहीं पढ़ा है वायुदाब की पेटियों से संबंधित, तो भी आप चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो निम्न वायुदाब क्यों है? क्योंकि वहां पर तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब निम्न होता है। क्योंकि तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, जो कि अगला क्वेश्चन है, भी देखेंगे अपन। तो पहला आपका वायुदाब की पेटी कौन सी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, जो कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य पाई जाती है। उसके बाद आपकी दूसरी पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों गोलार्धों में पाई जाती है कौन सी? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। इसके बाद आपकी तीसरी पेटी आती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। कौन सी पेटी आती है? तीसरी पेटी। ये कैसी है? ये तो उच्च वायुदाब की, फिर अगली आती है वापस निम्न वायुदाब की पेटी। ये कहाँ के किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य, 60 डिग्री अक्षांश और 65 डिग्री के अक्षांशों, दोनों अक्षांशों के मध्य जो पेटी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है उसे कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और आपकी लास्ट पेटी आती है जिसका नाम क्या है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। और यह कहां पर पाई जाती है? तो आप जानते ही होंगे, वैसे यह दोनों गोलार्धों में ध्रुवों पर पाई जाती है। ध्रुवों पर पाई जाती है, ध्रुवों पर, यानी कि हम बोल सकते हैं 90 डिग्री अक्षांश के आसपास। तो मूल रूप से कितनी पेटियां हैं याद रखनी है आपको। पहली है आपकी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के मध्य। फिर है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। फिर है ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, जो कि 60 से 65 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में। और लास्ट आपकी चौथी पेटी आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, जो कि दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वायुदाब और तापमान में कैसा संबंध पाया जाता है? तो याद रखना, दोनों के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि यदि तापमान अधिक, इधर देखो, इसको ऐसे समझो, एक तरफ है तापमान, एक तरफ है वायुदाब। ठीक है, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, अगर तापमान न्यून होगा तो वायुदाब अधिक होगा। कैसे? सर्दियों में आपने
अपने घर के बाहर कोहरा देखा होगा, आप निकलते हो तो कोहरा कोहरा नजर आता है, धुंध धुंध सी नजर आती है। तो सर्दियों में तापमान कैसा होता है, न्यून होता है, कम होता है, इसलिए वायुदाब अधिक होता है, यानी कि वायु में दाब अधिक होता है, यानी कि उसमें जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। तो तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, गर्मियों में जैसे होता है, और सर्दियों में जैसे तापमान कम होने के कारण वायुदाब अधिक होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध पाया जाता है, तो आपको याद रखना है वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पेटी में अश्व अक्षांश पाए जाते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखें, याद रखें। तो किन अक्षांशों के मध्य या किस में अश्व अक्षांश पाए जाते हैं, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब में पाए जाते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में इन अक्षांशों को किस नाम से भी जाना जाता है, अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अब ये अश्व अक्षांश क्या है, अश्व यानी कि घोड़ा, अक्षांश यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री। अब क्या हुआ कि इसके पीछे एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी जल्दी से बता देता हूँ आपको। जब दोनों कुछ देशों के मध्य युद्ध होने लगा, पहला महायुद्ध हुआ, फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इस तरह से जब युद्धों के दौरान सैनिक नाव की सहायता से एक देश से दूसरे देश गति कर रहे थे, जा रहे थे, तो उस समय इन अक्षांशों के मध्य ही ये नाव लेकर के जा रहे थे, और नाव के साथ में क्या थे, इनके पास घोड़े थे। तो उस समय उस क्षेत्र में, उस समुद्र में, महासमुद्र में क्या आती है, तूफान आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो नाव में भार अधिक होने की वजह से घोड़े और उसमें यात्री थे यानी सैनिक थे, तो उन यात्रियों ने, उन सैनिकों ने क्या किया कि उन घोड़ों को इन अक्षांशों के मध्य स्थित सागर में डुबो दिया, यानी कि अंदर फेंक दिया। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। याद रखना, एमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वायु की दिशा में परिवर्तन किन कारणों से आता है। वायु की दिशा में परिवर्तन, उत्तरी गोलार्ध में अलग पवनें चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग पवनें चलती है, तो ऐसा होता क्यों है। इसका मूल कारण है कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन बल ही क्या होता है, कोरियोलिस बल होता है। तो आपको याद रखना है ये चीज। अगला क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जो बांसवाड़ा से आसपास जो यूनिवर्सिटीज लगती है, जैसे जीजीटी यूनिवर्सिटी है, इनमें एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैंने ये सीरीज चालू की है। और इनको आप ऐसे भी देखोगे तो आपके कंपटीशन एग्जाम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होते रहेंगे। देखें अगला क्वेश्चन, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है, क्या है, डोल ड्रम पेटी। कौन सी पेटी, डोल ड्रम पेटी स्थित है, या डोल ड्रम अक्षांश स्थित है, या डोल ड्रम किस अक्षांश में पाए जाते हैं, या डोल ड्रम पेटी कौन सी पेटी में स्थित है, ये कहा जा सकता है। तो जो भूमध्य, फर्स्ट पढ़ी ना उन्होंने, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी जो है, उसे ही क्या कहते हैं, डोल ड्रम पेटी। क्यों कहते हैं, देखें अब मैं वैसे बता देता हूँ। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जो पेटी है, यानी कि कौन सी, अपनी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उसे ही क्या कहते हैं, डोल ड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है। और डोल ड्रम का अर्थ क्या होता है, शांत, यानी कि यहाँ पर मौसम संबंधी ज्यादा घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसको शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेरेल के नियम के अनुसार क्या होता है, या फेरेल का नियम क्या है। अभी जैसे अपने ऊपर पढ़ा था कि वायु की दिशा में परिवर्तन किसके कारण होता है, एक तो होता है कोरियोलिस बल के कारण, और दूसरा इसी के साथ काम करता है फेरेल का नियम। फेरेल महोदय एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर स्थित वायु राशियों पर संबंधित कार्य किया है, अध्ययन किया है। तो उनका कहना है कि जो पृथ्वी है इसके 2 भाग हैं, एक तो उत्तरी भाग है, एक दक्षिणी भाग है। तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में अपनी कहाँ मुड़ जाती है, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने कहाँ मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। किसके अनुसार होता है, तो ये फेरेल के नियम के अनुसार होता है। किस नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ती, तो आंसर क्या होगा आपका, फेरेल के नियम के अनुसार। ये आपको मोस्ट टाइम पे याद रखना है। अच्छे क्वेश्चन से लाइक कर दो वीडियो, देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आज।
अगला क्वेश्चन आपका कि चिनुक पवन पछुआ पवन चलती है, तो पछुआ पवन किनके मध्य चलती है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के मध्य चलती है। कहाँ कहाँ चलती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो देखें इसको मैं चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बना के बताता हूँ, एक बार आपको अच्छे से समझ आ जाए। ताकि मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी, ठीक है, इस पृथ्वी पर ये हमारी जो ये तो हो गई 5 डिग्री उत्तर, ये हो गई 5 डिग्री दक्षिण, फिर ये हो गई 30 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री उत्तरी, फिर ये 60 डिग्री और ये 65 डिग्री के मध्य। तो ये पवन ये तो है कौन सी है आपकी, देखें ये जो पहली जो आपकी है पेटी, इस पेटी से उपध्रुवीय उपोष्ण से उपध्रुवीय वायुदाब की पेटी की ओर यहाँ से पवन कहाँ चलती है, यहाँ इस ओर चलती है, ठीक है ना। ये पवन यहाँ से यहाँ चलती है। तो यानी कि इस क्षेत्र से यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री की हवाएं कहाँ चलती है, 60 से 65 डिग्री के मध्य, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जो पवन चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से कहाँ चलती है, निम्न वायुदाब की ओर, तो उसे पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि वाताग्रह क्या है, फॉन्ट कहते हैं इसको, फॉन्ट्स कहते हैं। तो दो विपरीत वायुराशियों का जहां पर मिलन स्थल होता है वाताग्रह। अब इस वाताग्रह का संधि विच्छेद करेंगे आप तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, देखें वात दन ग्रह, वात यानी कि वायु, ग्रह यानी कि घर, ठीक है, वायु का घर, यानी कि ऐसे दो विपरीत स्वभाव वाली यानी कि ठंडी और गर्म वायु राशि जिस स्थान पर मिलती है उसी स्थान को क्या कहते हैं, वाताग्रह कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है मौसम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो इसकी उत्पत्ति आपको वैसे पता ही होगा, अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। अगला क्वेश्चन है सागर समीर या जिसे क्या कहते हैं, और जल समीर, सागर समीर या जिसे एक और किस नाम से भी जाना जाता है, जल समीर के नाम से जाना जाता है। चलता है या चलती है, कैसे चलता है। अब देखो पहले तो तुमको समझना होगा कि समीर का अर्थ क्या होता है, समीर का अर्थ क्या होता है, हवा, क्या अर्थ होता है, हवा, हवा यानी कि वायु। अब वो वायु जो जल से स्थल की ओर चले उसको क्या कहते हैं, जल समीर। अब ये कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको तो वीडियो पूरी मेरी वो वाली चैप्टर वाली देखनी होगी तो ही समझ आएगा। तो क्या है, सागर समीर चलता है तो दिन के समय चलता है और स्थल से सागर से कहाँ चलता है, स्थल की ओर, दिन के समय होता है ये याद रखना है, और कहाँ चलता है, सागर से यानी कि जल से स्थल की ओर चलता है। और इसी का अपोजिट होता है जल समीर। एक सेकेंड, ये स्थल समीर है, जल समीर नहीं है, ये स्थल समीर, सॉरी ये स्थल समीर, ऊपर वाला तो सही है, स्थल समीर, इसको करेक्शन करना, ठीक है। ये यहाँ जल नहीं आएगा, स्थल आएगा, क्या आएगा, स्थल समीर। जल समीर तो समझ गया, जल समीर या सागर समीर, ठीक है। सागर समीर कब चलता है, दिन के समय, कहाँ से चलता है, तो सागर से स्थल की ओर। इसका ऑपोजिट होता है आपका ये स्थल समीर, जल समीर नहीं है, ये स्थल समीर है, मिसप्रिंट हो गया है। रात के समय चलता है और स्थल से कहाँ चलता है, सागर की ओर चलता है। अगला है क्वेश्चन आपका 12 नंबर का, घाटी समीर को और किस नाम से जाना जाता है, घाटी समीर को और किस नाम से जाना जाता है, अनाबेटिक पवन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, आईएमपी क्वेश्चन है कि अनाबेटिक पवन है, निम्नलिखित में से अनाबेटिक पवन है तो घाटी समीर को और किस नाम से जाना जाता है, अनाबेटिक पवन के नाम से जाना जाता है। और अगला है पर्वत समीर को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो कट्टाबेटिक पवन के नाम से जाना जाता है। अनाबेटिक क्या है, घाटी समीर,
और पर्वत समूह को किस नाम जाना जाता है? कटाबेटिक पवन के नाम से जाना जाता है। अगला आपका एमपी क्वेश्चन है, क्या है? चिनुक किसे कहते हैं या चिनुक क्या है? यह पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली कैसी है, गर्म है और स्थानीय हवा या स्थानिक पवन है या स्थानिक हवाएं जो कहाँ चलती है? यूएसए यानी कि अमेरिका में चलती है, तथा इस जो चिनुक चलती है वो अमेरिका में कहते हैं। और यूरोप में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो फोन के नाम से जाना जाता है। चिनुक चलती है निम्नलिखित में से, चिनुक चलती है यूएसए, अफ्रीका, अमेरिका, दूसरे जो देश हैं वो भी नाम आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है चिनुक कहाँ चलती है? यूएसए, अमेरिका में चलती है, तथा फोन कहाँ चलती है? तो यूरोप में चलती है। ये भी आईएमपी सभी हैं, याद रखना। अगला है सिराको क्या है? यह भी एक गर्म एवं शुष्क रेतीली भरी हवा है जो कि सहारा के रेगिस्तान के सहारे भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली व स्पेन में चलती है। कहाँ पर चलती है? इटली और स्पेन में चलती है। अब इसके कुछ अलग अलग नाम भी हैं जिनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, मिस्र में सिराको को किस नाम से जाना जाता है? सिराको किसी पवन है, गर्म एवं शुष्क है, रेत भरी आंधी चलती है, ठीक है, हवाएं चलती है, रेगिस्तान में चलती है, भूमध्य सागर से नमी ले लेती है ये। तो इसे मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? तो मिस्र में इसे खमसीन के नाम से जाना जाता है। किस पवन को मिस्र में खमसीन के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा आपका? सिराको, ठीक है ना। अगला है, इटली में रक्त वर्षा किस पवन के कारण होती है? रक्त वर्षा सिराको पवन के कारण होती है। इसे रक्त वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यह पवन मिस्र से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए इटली की तरफ आती है, इटली फ्रांस के दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में पड़ता है, तो ये भूमध्य सागर से क्या ले लेती है? नमी ले लेती है, और यहाँ से आगे जाकर के जो रेगिस्तानी भाग है वहां पर लाल रेत के कण पाए जाते हैं, उन लाल रेत के कणों को भी अवशोषित कर लेती है तथा ये वर्षा करती है। तो जब वर्षा होती है ना, तो वो लाल रेत के कण भी नीचे गिरते हैं, तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि रक्त गिर रहा है, यानी कि खून गिर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए इटली में रक्त वर्षा किसके कारण होती है? सिराको के कारण होती है। अगला है मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, डॉक्टर वायु या डॉक्टर पवन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरमट्टन पवन को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके छपे छपाए आएंगे, ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। क्या है? हरमट्टन पवन को और किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर पवन के नाम से। और हरमट्टन पवन को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में और अलग किस नाम से जाना जाता है? तो आपको वो भी याद रखना है, तो ब्रिक फिल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरमट्टन को फिर न्यूजीलैंड में किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या है? नॉर्वेस्टर, ठीक है। नॉर्वेस्टर पवन चलती है, तो कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। किसकी पवन है? तो हरमट्टन की पवन है। अगला क्वेश्चन, लू क्या है? ये तो आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं। भारत में गर्मियों के उत्तर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली ताप लहर को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है, ये तो आपको याद होगा। अगला है आपका, जेट स्ट्रीम की दिशा होती है, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में छप के आएगा, याद रखना, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। जेट स्ट्रीम की दिशा होती है, ये ऐसी पवन है जो कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चलती है, इतनी प्रचंड होती है कि वायुयान अगर इसमें उड़ रहा है और उस वायुयान के इंजन बंद कर दिया जाए तो भी वो पूरा वायुयान उड़ता रहेगा, ऐसा कहा जाता है, इतनी प्रचंड होती है। तो ये किस दिशा में चलती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, ठीक है ना। और कहां पर चलती है? तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में चलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता होगा, वायुमंडल। ये पृथ्वी हमारी, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल जो गैस का आवरण है, अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। वायु का मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल की प्रमुख परतें कौन कौन सी है? अब ये मेन चैप्टर आपका आता है, कितनी परतें हैं? निम्नलिखित में से वायुमंडल की परत है या निम्नलिखित में से वायुमंडल की परत नहीं है? इससे संबंधित भी आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये, क्योंकि वायुमंडल तो आपको पूरा चैप्टर लगता है इसमें। तो देखें कौन कौन सी परत है। सबसे पहली परत है आपकी
सबसे पहली परत है आपकी शोभ मंडल, उसके बाद आती है समताप मंडल, फिर उसके बाद आती है आयन मंडल, फिर उसके बाद आती है मध्य मंडल और फिर लास्ट में आती है आपकी बहिर्मंडल। तो मूल रूप से कितनी परतें हो गई? शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो 5 परतें मूल रूप से होती है। सबसे पहली नीचे आएगी आपकी शोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, लास्ट में आती है आपकी बहिर्मंडल। ठीक है ना। अब इनकी अलग अलग विशेषता उनको भी मैंने क्वेश्चन के रूप में देने की कोशिश की है, तो आप देखें और समझें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। शोभ मंडल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, मोस्ट टाइम पी है। शोभ मंडल के अन्य नाम ट्रोपोस्फियर, विक्षोभ मंडल, संवहनीय परत, परिवर्तन मंडल। इतने सारे नाम है भाई साहब किसके? तो शोभ मंडल कौन कौन से? वापस बोल रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर, विक्षोभ मंडल, संवहनीय परत और परिवर्तन मंडल। अब परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती है भाई साहब? तो शोभ मंडल में। और विक्षोभ क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी घटनाएं यही हो रही तो विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, देखें क्या है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर, किस परत में होती है? तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है शोभ मंडल में। याद रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, स्टार करके लिखना है इसको। तो क्या है? मदर ऑफ पल्स क्लाउड या न्यूक्लियस क्लाउड किस परत में दिखाई देते हैं? तो समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। और एक बार रीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मंडल में तापमान परिवर्तन 0 डिग्री होता है? तो समताप मंडल में। या तापमान 0 डिग्री किस परत में पाया जाता है? तो वो होगी आपकी समताप मंडल, उसका आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत स्थित है, तो ये भी किस में स्थित है? समताप मंडल में। O3 जिसको आप जानते हो, जो कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है पृथ्वी को, किस परत में है? तो समताप मंडल। अगला है D, E, F और G परतें कहाँ पाई जाती है? किस मंडल में पाई जाती है? तो ये भी आपको पता होगा, आयन मंडल में, आयनोस्फीयर, आयन मंडल या आयतन मंडल भी कहते हैं इसको। जितनी भी रेडियो एक्टिव काम होते हैं या जितनी भी रेडियो एक्टिव तरंगे होती है वो सब कहाँ से निकलती है? तो आयतन मंडल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? तभी मैंने बताई दिया आपको, आयतन मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की बाह्य सतह को किस नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। सूर्य ताप, ये आपके चैप्टर लगता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस डाले हैं इसमें। सूर्य, जैसे मान लो भाई साहब, सूर्य को तो लाल बनाना पड़ेगा, ये सूर्य है, ठीक है। अब इसकी जो ये बाहरी परत है, इसकी जो बाहरी परत पाई जाती है, इस परत को, ये वाली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हैं। व्यक्तियों का नाम तो याद नहीं रखना है, परत का नाम जरूर याद रखना है आपको। कौन कौन से नाम है देखें जरा। पहला है फोटोस्फीयर, फिर प्रकाश मंडल, और जो ये आपने नाम सुना है ना जो चल रहा है कोरोना, ये भी इसी का ही नाम है, ठीक है। किसका? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल और कोरोना। ये क्या है? सूर्य के बाह्य वातावरण या आवरण को या बाह्य सतह को किस नाम से जाना जाता है? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फोटोस्फीयर की गैसीय संरचना में पाया जाता है, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि जो हमारा सूर्य है, सन है हमारा, वो किन किन गैसीय संरचना से निर्मित है? तो ये आपको पता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से निर्मित है, जिसमें हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है? तो 90%, और हीलियम की कितनी मात्रा है? तो 10%। दोनों मिलकर 100% सन का काम करते हैं। और ये दोनों ही जो गैस हैं आपस में टकराती है और क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, और उसी ऊष्मा से हम प्रकाशवान होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फोटोस्फीयर के ठंडे एवं अंधेरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? फोटोस्फीयर यानी कि सूर्य के बाहर की जो परत है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोन भी कहते हैं। और तो उसमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक अंधेरे धब्बे होते हैं
और उजाला नहीं पहुंच पाता है या ठंडे होते हैं या अंधेरे भाग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सूर्य धब्बा या सूर्य कलंक के नाम से जाना जाता है। अब क्यों होता है इसे, जैसे मैं उदाहरण से समझाऊं आपको, आपके घर में चूल्हा होगा, गैस चूल्हा। क्या होता है कि जब गृहिणियां मतलब अपनी माताएं बहनें वगैरह दूसरे भी, आप खुद भी कभी बनाते होंगे खाना तो आपको पता होगा कि जो जो बर्नर होते हैं दो, वो बर्नर को आपने धो के ने सुखाया और रख दिया वापस चूल्हे पर और आपने गैस चालू की। तो गैस चालू करने के बाद आपको थोड़ा एनालाइज होगा, पता चलेगा कि कहीं कहीं से गैस नहीं निकल रही है, बाहर नहीं आ रही गैस, कहीं कहीं से गैस बाहर नहीं आ रही। तो वो गैस बाहर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो जलीय भाग से ढके हुए हैं, यानी कि वहां से गैस बाहर फ्लो नहीं हो पा रही है, ठंडे हैं वो भाग। क्या है? ठंडे। और ऐसे ठंडे भाग को ही, ऐसे ठंडे भाग कहाँ पाए जाते हैं? सूर्य में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे ठंडे भाग जहां से उष्मा का उत्सर्जन नहीं होता, अंधेरा भाग होता है, ठंडा भाग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सूर्य धब्बा या सूर्य कलंक कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। अब इससे संबंधित दो चीजें और होती है। फोटोस्फीयर के गर्म एवं प्रकाशवान भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहला तो हो गया ठंडे भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य धब्बा या सूर्य कलंक। और इसका उल्टा होता है, जहां पर प्रकाश आ रहा है सूर्य का या गर्म है, ऐसे भाग को क्या कहते हैं? फेकुला। क्या कहते हैं? फेकुला। ठीक है ना, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य का सर्वाधिक प्रकाश पृथ्वी के किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो यह आपको पता ही होगा, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिणी मूलतः कहा जाता है, या भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य का 100% प्रकाश प्राप्त होता है। और इसके अपोजिट जहां हमारा दोनों ध्रुव होते हैं, इन दोनों ध्रुवों पर लगभग 43% ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो पाता है। ठीक है, अगला और आपका लास्ट नहीं, दो हो गए, चलो ठीक है देख लेते हैं। ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ये लिख के ले लेना, नहीं आए तो मेरा नाम पलट देना, ज्यादा हो गया। चलो देखें, पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी, क्या बोल रहा हूं? सर्वाधिक दूरी। देखो हमारी जो पृथ्वी है, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जिनको समझ में आता है, पता है, वो स्किप कर देना, बाकी तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। देखो क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुन लो, ये दोनों क्वेश्चन आपके काम के हैं। पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है? एक दूरी होती है सर्वाधिक, एक होती है न्यूनतम दूरी। सर्वाधिक को अपसौर और न्यूनतम को उपसौर। अब इसको आप डायग्राम से समझे। देखो मैं यहां बनाता हूं डायग्राम, ठीक है। सूर्य को रेड से बनाते हैं, ये हमारा सूर्य, ठीक है। और इस सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में, कौन से रूप में? दीर्घ वृत्ताकार रूप में कौन परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी परिक्रमा। थोड़ा अच्छा नहीं बना, वापस बनाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार रूप में कौन परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी परिक्रमा करती कुछ इस स्वरूप में। और ये पृथ्वी जहां पर दो स्थिति बनती है, एक स्थिति ये बनती है और एक स्थिति ये बनती है। इसमें आप देखेंगे एक तो स्थिति ऐसी जो कि बहुत दूर की है और एक स्थिति ऐसी जो नजदीक की है। यानी कि औसतन दूरी तो 15 करोड़ मानी गई है, ठीक है ना। औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की क्या मानी गई है? 15 करोड़ मानी गई। लेकिन दो स्थिति ऐसी बनती है जब पृथ्वी सर्वाधिक दूर पर होती है और सर्वाधिक नजदीक होती है। सर्वाधिक नजदीक यानी कि पास में होती है, उसे क्या कहते हैं? उप सौर। और सर्वाधिक दूर होती है उसको कहते हैं अपसौर, ठीक है ना। सर्वाधिक पास उपसौर, सर्वाधिक दूर अपसौर के नाम से जाना जाता है। उपसौर पास में बैठकर और अपसौर यानी कि दूर की स्थिति। ये चीज आपको याद रखनी है और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। सर्वाधिक दूरी को फिर क्या बोलेंगे? अपसौर। न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? उपसौर। ये हो गए आपके आज के पूरे क्वेश्चंस, यानी कि आपकी ये 3rd यूनिट भी पूरी कंप्लीट हो गई। लगभग 36-37 मैंने आपको क्वेश्चन इसमें करवाए हैं। हर एक यूनिट में मैं ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर चौथी इकाई में, चौथी यूनिट में इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके लिए लाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना।
मिलते हैं इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।